फार्मेसी के क्षेत्र में मैं खुद एक एक्सीडेंटल फार्मासिस्ट बना हूँ। तो ये जो आशा वर्कर जो कुछ भी वैक्सीनेशन देती है, तो इसके बजाय मेरा फार्मासिस्ट वहाँ पे होना चाहिए। चल रहा तो ये सिर्फ टाइमिंग देखने के लिए वॉच नहीं है, आगे बढ़ के जाके आप देखोगे आपकी हेल्थ देखने के लिए भी कि हेल्थ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आप उससे ले सके। आज के डेट में जो मैंने सुना है कि यू आर द फर्स्ट कंपनी। दवा ये एक केमिकल है, और आप जब किसी केमिकल को आप लेते हो तो उसका इफेक्ट भी होता है और उसका साइड इफेक्ट भी होता है। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है सचिन और मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ एसविजन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड का। और हम चाहते हैं हेल्थ केयर को डिजिटल बनाना, और इसलिए आज हमारे साथ है बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व जिन्होंने फार्मा के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा काम करा है और जिनका फार्मा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान रहा है, जिनका नाम है अतुल अशोकराव अहिरे जी, जो पिछले कुछ सालों में नासिक में बहुत ही एक्टिव काम कर रहे हैं फार्मा के रिलेटेड, और वो नासिक के फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। और साथ ही में उन्होंने अपना काम शुरू करा था एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, और आज उनके खुद की 35+ फार्मेसीज है, और वो अभी विद्यमान अध्यक्ष है महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। वेलकम अतुल सर जी। और हम ये बताना चाहते हैं कि अतुल सर जी को सब नासिक में भैया करके बुलाते हैं, और हम भी चाहेंगे कि आज हम भी उनको भैया करके बुलाए। और कैसे हो सर आप? एकदम मजे में। और थैंक यू, आपने जो मुझे इनवाइट किया है आज के ये पॉडकास्ट प्रोग्राम में। मैं अतुल अहिरे, मेरे करियर की शुरुआत 2000 में मैंने डिग्री फार्मेसी पास आउट किया। डिग्री फार्मेसी पास आउट होने के बाद आगे फ्यूचर में क्या करना है ये थॉट लेने से पहले फार्मेसी क्षेत्र को चुनने का जो एक मेरा प्रयास था, तो जैसे अपन एक थॉट लेते कि सेक्टर कौन सा चॉइस करना है ये डिसाइड करने से पहले जब 12th पास आउट किया, तो उसी वक्त घर का और मेरा खुद का एक सपना था कि मैं एक प्रथितयश डॉक्टर बनना चाहता था। 12th पास होने के बाद इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल और फार्मेसी सभी क्षेत्रों में एप्लीकेशन करवा के मैं आगे बढ़ रहा था। आपका ऐसा कोई डिसीजन तब बना ही नहीं था कि मुझे फार्मासिस्ट बनना है? नहीं, मेरा खुद का डिसीजन था कि मुझे एक प्रथितयश डॉक्टर बनना था। लेकिन 3 मतलब इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, ये सब एडमिशन मिलने के बावजूद भी वो ऑप्ट नहीं किया। और फिर घर वालों ने बोला कि अभी फार्मेसी के लिए एडमिशन ले लो, तब तक अपन मेडिकल के एडमिशन के लिए वेटिंग करते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर, आप फार्मेसी में आए हो, इसलिए हमें भी आज के दिन जो इतने अच्छे चल रहे हैं फार्मेसी में, वो आपकी वजह से देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैं खुद को बोलता हूँ कि जैसा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक कंसेप्ट पूरे भारतवर्ष में चल पड़ा है, वैसे फार्मेसी के क्षेत्र में मैं खुद एक एक्सीडेंटल फार्मासिस्ट बना हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत प्राइड है कि यह फार्मासिस्ट या फार्मेसी फील्ड, फार्मेसी प्रोफेशन मैंने चूज किया हुआ है। बेसिकली 2000 में जब ये एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, तो फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी के लिए एडमिशन इसलिए लिया कि लास्ट राउंड मेडिकल का बाकी है। लेकिन मेरे कॉलेज लाइफ में जब एडमिशन लेके मैं कॉलेज ज्वाइन किया, तो उस वक्त की बात है कि मुझे जो रूममेट मिला वो खुद एक फार्मा इंडस्ट्री का ओनर था। तो मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि एक फार्मा इंडस्ट्री का ओनर तेरा रूममेट है, तो तेरे करियर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और तू फार्मा में करियर कर। और वो जो आपके रूममेट है वो अभी भी आपके कांटेक्ट में है? यस, ही इज ओनर ऑफ अजमेरा आयुर्वेदिक, जो इंदौर स्थित कंपनी है। वो आज मेरे टच में, हम दोनों एक दूसरे से वही बात करते हैं। आज भी मैं कभी भी मिले तो उससे वही बात करते कि मिस्टर अजमेरा, आपकी वजह से मैं आज फार्मासिस्ट हूँ। लेकिन अभी उनको भी थोड़ा प्राउड फील होता होगा इस टाइम पे। एग्जैक्टली आज के डेट में वो खुद भी मेरे जो प्रोग्रेस है फार्मेसी फील्ड में, उसके लिए वो सराहना हर बार करता है।
और जब डिग्री के लिए एडमिशन लेके आगे बढ़ा, 4 साल डिग्री खत्म किया। डिग्री से बचपन से लेके मेरा एक था कि कॉलेज में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा मेरा झुकाव रहा, और इस हिसाब से मैं कॉलेज के लिए 3rd ईयर में यूनिवर्सिटी चेयरमैन, कॉलेज में कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी वो होके 2000 साल में मेरा डिग्री पास आउट किया। 2000 के बाद अभी एक प्राइमरी मोटो था कि लास्ट ईयर में गेट एग्जाम, जो प्री क्वालिफिकेशन एग्जाम फॉर एमफार्म होता है, वो उस वक्त मैं क्वालिफाई हुआ। तो प्लानिंग था कि जाके आगे पढ़ना है, एमफार्म करना है, फिर डॉक्टरेट तक जाना है, ये थॉट था। लेकिन घर की सिचुएशन, फाइनेंशियल इश्यूज वो देख के एक डिसीजन लिया कि जिस दिन फाइनल एग्जाम दिया डिग्री का, दूसरे दिन ही जॉब के सर्च में आगे बढ़ गया। और उस हिसाब से कॉलेज के एग्जाम खत्म करने के बाद 10 दिन में मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ऑप्ट कर लिया, और वो नसीब से मेरे सिटी नासिक से ही मैंने शुरुआत की। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते करते 1 साल बाद मेरा खुद का इंटरेस्ट फार्मेसी प्रोफेशन के लिए बहुत कुछ काम करने की थॉट लेके मैं आगे बढ़ रहा था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते करते मैं 1 साल में ही फार्मेसी शुरू करना ये मेरे दिमाग में था। और मैं खुद हॉस्पिटल अटैच फार्मेसी के सेक्टर में, एक रिलेटिव मेरे सिस्टर और मेरे जीजा डॉक्टर बने, और उनके हॉस्पिटल का फार्मेसी शुरू करना, ये मेरा ईयर 2001 की या पहली मेरी ये थी कि 2001 साल में मैंने मेरा पहला रिटेल हॉस्पिटल अटैच फार्मेसी शुरू किया। तो आप पहले एमआर थे, जैसे आपने बताया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आप काम कर रहे थे, तो आप जाते होंगे फार्मेसी में, मिलते होंगे, तो डॉक्टर से मिलते होंगे, तो उस वजह से इसमें इंटरेस्ट आया कि आपने पहले से सोचा था कि नहीं यार ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बजाय मैं फार्मेसी स्टोर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये जो जॉब था, ये मेरा उस सिचुएशन की वजह से ऑप्ट किया हुआ जॉब था। जब मेडिकल रेप करके मैं नासिक के बहुत सारे अस्पतालों में घूमता था, तो मेरा एक थॉट था कि यहाँ पे जो फार्मेसी है, वहाँ पे जो काम चलता है वो कहीं तो भी फार्मासिस्ट करके मेरे लिए अच्छा रहेगा। और उसी हिसाब से मैंने मेरे जीजा का जो फर्स्ट हॉस्पिटल था, वहाँ से मेरा करियर शुरू किया 2001 से। तो अभी जैसे हमारे जानकारी में है कि आपकी 35+ फार्मेसीज है, तो मतलब ये सफर कैसा था सर? एक्चुअली 2001 साल में पहला फार्मेसी शुरू किया, वहीं पे काम करते करते 1.5-2 साल तक रेगुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। फिर एक थॉट लिया कि अगर ये शॉप पे मुझे काम करना है तो एक ही बिजनेस, एक ही दुकान तक मैं सीमित रहूँगा। फिर मैंने आगे थॉट लिया कि इसको अपने खुद के बलबूते पे साथियों को साथ में लेके आगे बढ़ना है। और उसी हिसाब से मैंने फिर नासिक में 2005 साल में दूसरा हॉस्पिटल अटैच फार्मेसी लिया। तब तक एक काम था, एक मुझे ध्यान में आया था कि हॉस्पिटल अटैच फार्मेसी में पीआर मतलब पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा काम में आता है, और उसी हिसाब से मैं आगे। ये थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बताइए, ताकि हमें जो सुन रहे फार्मासिस्ट हमारे, वो इसका थोड़ा कुछ आपसे जान सके और अपने जो डेली लाइफ है अपने स्टोर पे उसको अप्लाई कर सके। एग्जैक्टली आज के डेट में जब आप कोई भी काम करते हो, फार्मासिस्ट करके आप जब फार्मेसी में आप रहते हो, तो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपने देखा जाए तो आप एक ही ऐसे हो कि जो रोज एक नए लोगों को आपकी मुलाकात होती है और नए लोगों से नई बातें आप सीखते हो। वो सीखने से मैंने एक ढूंढा कि मैं हॉस्पिटल अटैच फार्मेसी में काम करते करते मेरा पेशेंट के साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर के साथ मेरा रिलेशन बनते चला, और वही रिलेशन आगे जाके मेरे ये फार्मेसी प्रोफेशन में, ये व्यवसाय में मुझे काम में आया। 2005 से 2 शॉप्स, 2 हॉस्पिटल अटैच फार्मेसी से आगे बढ़ते हुए फिर थॉट लिया कि इसमें अकेला मैं खुद काम नहीं कर पाऊंगा, फाइनेंशियली उतनी स्टेबिलिटी नहीं है। तो मेरे साथ काम करने वाले फार्मासिस्ट है, उनको जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ा, और आज नासिक, मुंबई और पुणे तक मेरे नियर टू 35-36 फार्मेसीज है।
वो फार्मेसिस्ट में आज भी मेरे साथ जो है वो फार्मासिस्ट लोगों को मैं साथ में लेके काम कर रहा हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो मेरे पास काम करने वाला जो फार्मेसी का बंदा होता है, जो फार्मासिस्ट करके मेरे तरफ जॉब करता है, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जो आगे बढ़ता है, तो उसको ही अगले शॉप के लिए मैं पार्टनर करके लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये कंसेप्ट हमारे लिए थोड़ा नया भी है और अच्छा भी है, क्योंकि हमने जो भी मतलब फार्मेसी का बिजनेस नहीं, किसी और बिजनेस में भी देखा है, कोई भी ओनर जो होता है वो अपने यहाँ काम करने वाले को उतना सपोर्ट नहीं करता, या फिर वो नहीं चाहता कि वो खुद का कुछ करे, उसको लगता है कि ये मेरे पास बना रहे। लेकिन आपने ये जो कंसेप्ट करा है ये बहुत अमेजिंग है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक बिजनेस में यही सबका मोटो रहे कि हम हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दे, और जो आपने करा है सर वो बहुत ही अमेजिंग है। तो जैसे आपने अभी फार्मेसी का जिक्र किया, आपने 35 फार्मेसीज वगैरह खोली, तो बाद में ये एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन और ये इलेक्शन वगैरह, ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हो गया? साथ में 2005 के बाद और 2010 तक का सफर यही था कि बिजनेस में कुछ आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो ये जो मेरे फार्मासिस्ट मेरे तरफ काम करते थे उनको साथ लेके आगे बढ़ने की सोच आई। बचपन से मतलब आपने देखा होगा कि कॉलेज लाइफ से मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज्यादा शामिल रहा। कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी, यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, तो ये बचपन से मेरा एक आदत थी वो, उसमें वही मैं कैरी फॉरवर्ड करने की वजह से हमारा जो नासिक डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन है, उसके चुनाव के लिए पहले किसी के सपोर्ट में खड़ा रहा 2010 साल में, और 2013 में पहली बार मैं ये थॉट लेके आया कि अभी जो वहाँ का संगठन है, ये संगठन में फार्मासिस्ट का रोल ज्यादा होना चाहिए और वो फार्मासिस्ट के लोग वहाँ पे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। उस हिसाब से मैं ये एसोसिएशन की तरफ झुकाव बढ़ा और 13 में ही मैंने नासिक डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का इलेक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे लड़के मैं आगे बढ़ा। तो अब आप तब शायद अध्यक्ष थे 2013 में नासिक डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की। यस, 7 साल के लिए मैंने नासिक डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की पूरी एक्टिविटीज, पूरी इन्वॉल्वमेंट, सब लोगों को साथ लेके काम किया। डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी रिटेलर्स होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, उनकी जो कोई भी प्रॉब्लम्स होते वो समझना, उनको सुलझाना, उनको साथ में लेके आगे बढ़ना। ट्रेड और इंडस्ट्री जो अपना मेन फोकस होता है, जहाँ में अपने को मैन्युफैक्चरर से अपने रिटेलर तक जो अपना सप्लाई चेन है, उस सब की जो कुछ भी परेशानी होती है वो उसको सॉल्व करना, ये सब मैंने ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी ना थोड़ा जब हम मार्केट में जाते हैं, हमारे फार्मा मार्केट में जाते हैं, तो कुछ जो मेडिकल स्टोर के ओनर होते हैं उनका बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि एसोसिएशन की जरूरत है भी या नहीं है, या फिर एसोसिएशन का मतलब क्या काम करता है एसोसिएशन, या फिर ऐसे ही कुछ उनके वो बड़े उटपटांग से सवाल होते हैं। तो आप हमें ये बताइए, या हमारे उस जो फार्मेसीज हमें अब सुन रहे हैं उनको ये बताइए कि एसोसिएशन की जरूरत क्या है और किस तरह से एसोसिएशन आपको हेल्प करती है। 2001 से लेके 2010 तक पूरे 10 साल पूरे व्यावसायिकता में बिजी रहा। 2010 में मुझे एक बात पता चली, एक छोटा सा इंसिडेंट था जो मेरे लाइफ में मेरे साथ खुद के साथ गुजरा। इसमें था कि मेरा इंस्पेक्शन हुआ, कुछ कमियां मेरे शॉप में थी और उस वजह से मेरे शॉप के लिए स्टॉप एक्टिविटी का नोटिस फूड एंड ड्रग की तरफ से आया। तब जाके ये जो स्टॉप एक्टिविटी है इसके ऊपर स्टे लाना होता है, ये कहाँ जाना होता है, कैसे जाना होता है, ये सब चीजें थी जो मुझे पर्सनली कुछ पता नहीं थी। तब जाके मैं एसोसिएशन के ऑफिस गया, वहां से मुझे बहुत सारा गाइडेंस मिला। तब मुझे पता चला कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो ये संगठन के सिवा चलता नहीं। और वही संगठन के साथ जुड़ने की जो पहली कल्पना मुझे आई वो 2007-10 साल में इसी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वहां से मैंने जाके आगे लिया। ये संगठन जरूरी क्यों है? इसलिए कि जो प्रोफेशन है, आप देख लो, आप अगर देखने जाए कि
बहुत सारे कमोडिटीज है, लेकिन वो अपने अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। लेकिन ये एक कमोडिटी जिसमें फार्मासिस्ट का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही फार्मासिस्ट जाके आगे जाके एक दूसरे को हेल्प कर पाए, इसलिए संगठन काम करता है। नासिक डिस्ट्रिक्ट से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेके ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ऐसा अकेला एक संगठन है जो पूरे देश भर चलता है। और देश भर में ये जो सप्लाई चेन है, ये जो जिसमें आप देखोगे तो फार्मा मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर, मतलब ये जो पूरा जर्नी है इसमें मैन्युफैक्चरर से लेके C&F एजेंट, वहाँ से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, छोटे होलसेलर, सेमी होलसेलर्स, वहाँ से लेके रिटेलर तक, ये जो सब है, ये सब ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और आप देखोगे तो फार्मासिस्ट या फार्मेसी, इसमें आप जो कुछ बेचते वो दवाई बेचते। बाकी कमोडिटीज में जो चीज़ एक बार मैन्युफैक्चर से आती है तो वो बेचे जाने के बाद ही उसका ये होता है, लेकिन ये चीज़ है इसमें बहुत सारी दवाई एक्सपायर्ड हो जाती है। राइट। तो वो एक्सपायर्ड दवा अपने को एक तो कंपनी को वापस करना है या उसका डिस्पोज ऑफ अपने जो करना है उसकी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस हिसाब से जाना होता है। तो ये सब के लिए, ये सब प्रोसेसों के लिए संगठन पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करता है। ये सप्लाई चेन मेंटेन करने से लेके हर एक के जो कोई प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने में संगठन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ओके, तो अभी जो पिछले 2-3 साल में जो कोविड की वेव भी आई थी, इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए जो फार्मासिस्ट के या फार्मासिस्ट के हित में नहीं थे। और मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें पता होती है। तो उस टाइम भी हमारे संगठन में गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो भी चीज़ें थी फार्मा के रिलेटेड या हेल्थ केयर के रिलेटेड, वो अप्रूव करने की कोशिश करी थी। या फिर सप्लाई हो, जैसे रेमडेसिविर का सप्लाई था, इस चीज़ में भी एसोसिएशन ने बहुत सारी हेल्प करी थी। बेसिकली कोविड जो एक इंसिडेंस या ये जो पूरी महामारी पूरे वर्ल्ड में आई, कोविड को कैसे ट्रीट करना है, यहाँ से लेके ICMR की गाइडलाइन से लेके अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ये बहुत बड़ा कंसर्न था उस वक्त के लिए। हमारे ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर जगन्नाथ जी शिंदे, इन्होंने खुद उस वक्त आदरणीय मोदी जी को एक एश्योर्ड किया था कि पूरा देश बंद हो गया तो भी हम दवा व्यापारी रुकेंगे नहीं। और आपको हम गर्व के साथ कहते हैं कि ये कोविड में सब लोग घर में जाके बैठे थे, लेकिन एक केमिस्ट था, एक हमारा फार्मासिस्ट था, वो पहले दिन से आखिरी दिन तक दवा की दुकान खोल के बैठा था। हेतु एक ही था कि हर बार दवा बेचना या हमारा काम नहीं है, हम सोसाइटी के लिए कुछ सर्विस देना चाहते हैं। और वो सर्विस का पार्ट उस वक्त हमारे फार्मासिस्ट ने, हमारे दवा विक्रेता ने दिखाया। हाँ, हालांकि ये बात जरूर थी कि कोविड खत्म होने के बाद डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, इनके लिए कोविड योद्धा जैसा विशेषण लगाया गया। राइट। उस विशेषण से सिर्फ फार्मासिस्ट एक ही था कि जो बचा और जो दूर था, बहुत उससे हुआ नहीं। लेकिन अब अभी भी हम गर्व से कहते हैं कि आज भी हमारा गवर्नमेंट हमको रिकग्नाइजेशन देता है कि यस, कोविड में अच्छा काम जो किया है तो हमारे दवा विक्रेता है। हम लोगों ने सर, अगर दवा की बात करें, हमने सिर्फ बेची नहीं है सर दवा, हमने वहाँ से बनाई भी है, उसको फार्मेसी तक सप्लाई भी करा है, वो फार्मेसी से हमने पेशेंट तक भी पहुँचाई है। मतलब एक बैकबोन था फार्मेसी का, जो कोविड के टाइम पे बैक में भी, जैसे आपने बोला कोविड योद्धा का जो मान था, ठीक है, बाद में भी मिला होगा या फिर बैक में भी मिला होगा, तो हम भी बैक में ही थे जो डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे या फिर अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको सपोर्ट कर रहे थे। विदाउट हमारे सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि वो हेल्थ केयर का जो भी काम हुआ है उस दौरान वो इतना अच्छे से हो पाता। नहीं, बेसिकली एक है कि फार्मासिस्ट जो अभी हेल्थ केयर का चैनल है, मतलब डॉक्टर से लेके नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय से लेके फार्मासिस्ट तक, ये सभी में फार्मासिस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है जो सराहा गया है वर्ल्ड वाइड या अपने देश के लेवल पे।
लेकिन कोविड के प्रोग्राम में ये जरूर था कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जैसे नए मॉलिक्यूल जो ये कोविड के ट्रीटमेंट में जरूरी थे, उस वक्त ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का मेजर रोल किसी ने किया होगा तो फार्मासिस्ट है। एक बात है कि सोसाइटी में थोड़ा सा उस बारे में मिसकंसेप्शन हुआ था कि दवा विक्रेता हमारे पास वो दवाई पहुंचाता नहीं या उसकी किल्लत है, लेकिन उसका एक रीजन है आज भी पूरे इंडिया में किसी ने रखा नहीं है। यह था कि रेमडेसिविर जैसा मॉलिक्यूल था जो इंडिया में पहली बार मैन्युफैक्चर हुआ था। कोविड के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइन से लेके वो एक इम्पोर्टेंट दवाई थी, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एक जो पॉइंट था जो आज तक सोसाइटी के सामने किसी ने नहीं रखा, वो ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मैन्युफैक्चर होने के बाद जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रखने के लिए वो 15 दिन के लिए गोडाउन में रखना जरूरी था। मतलब आज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा तो भी हम वो दवा डिलीवर नहीं कर सकते, पेशेंट को डिलीवर नहीं कर सकते थे, इसलिए मैन्युफैक्चर होने के बाद 15 दिन स्टोरेज कंडीशन में रखने के बाद एंड कंज्यूमर को देना जरूरी था। तो आज के डेट में मैं फार्मासिस्ट को ये भी बात बोलता हूँ कि आप कभी भी किसी से इंटरैक्ट होते होंगे तो ये चीज आप सोसाइटी में बोलना जरूरी है। ओके। अगर आपने अभी बात की जगन्नाथ अप्पा शिंदे की, तो आप उनके साथ आपकी पहली मुलाकात की कुछ किस्से बताना चाहेंगे? 2010 में मैंने संगठन में आने की ठान ली, तो मुझे ये पता था कि ये संगठन एक विजनरी लीडर मिस्टर जगन्नाथ शिंदे जो 2000 साल में उनसे मुझे पहली बार मुलाकात होनी एक प्रोग्राम के जरिए मैं उनसे मिला था। उसके बाद जब संगठन से जुड़ना मैंने सोचा, मैंने देखा कि मुझे संगठन में आना है तो पहली मुलाकात मैं अप्पा साहब से करूं, और मैं कल्याण उनके होम स्थित ऑफिस में जाके पहुंचा और उनसे बोला कि मुझे संगठन में आना है, मुझे इस काम में शुरुआत करनी है। तो ये संगठन के काम की वजह से मैंने अप्पा साहब से मिला, अप्पा को बोला कि ये नासिक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मुझे इन्वॉल्व होना है और मुझे आगे जाना है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और उसी वक्त वही प्रेरणादायी जो व्यक्तिमत्व है उन्होंने मुझे बोला कि आप बिंदक बने या फार्मेसी प्रोफेशन के लिए आज से आप काम करना शुरू करो, और वही मोटिवेशन लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। अप्पा साहब शिंदे जी का काम तो हम फार्मासिस्ट हम सब तो जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उनका थोड़ा डिटेल में काम हमें बताएं, ताकि अदर भी जो ऑडियंस है हमारी जो हेल्थ केयर में नहीं है या फिर जो हमें सुन रहे उनको भी पता चले कि पूरे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में अप्पा साहब का क्या योगदान है। मिस्टर जगन्नाथ शिंदे जो कल्याण स्थित एक रिटेल स्टोर चलाने वाले फार्मासिस्ट थे, वहाँ से उनकी शुरुआत जो आज तक रुकी नहीं है और आगे बढ़ते हुए आज ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। पिछले 30 साल से पूरे इंडिया का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड करते हुए अप्पा साहब आगे बढ़ रहे, जिसमें आपने देखा होगा कि फार्मासिस्ट के भविष्य और फार्मेसी प्रोफेशन का भविष्य को लेके वो आपने देखा हुआ तो होगा कि उन्होंने 2000 साल में 2020 मतलब विजन 2020 फार्मेसी प्रोफेशन के लिए क्या होगा ये सब उन्होंने रखा था। आज के डेट में आपने देखा होगा कि लास्ट वीक ही उन्होंने विजन 2047 ये भी रखा है। उसमें फार्मेसी प्रोफेशन की क्या उपलब्धियां होनी चाहिए, फार्मासिस्ट फार्मेसी प्रोफेशन में काम करने वाला हर एक व्यक्ति है वो इस प्रोफेशन में कैसे आगे बढ़े, इस बारे में उनका थॉट बहुत अच्छा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ पॉजिटिव वाइब्स लेके जाएगा। इस तरह का आदरणीय अप्पा साहब का काम है। हम फार्मासिस्ट के तरफ से अप्पा साहब जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, और उनके जैसा विजनरी लीडर हमारे पास है, ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। तो हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे MSPC महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऊपर, जिसके आप अभी विद्यमान अध्यक्ष हैं। तो क्या सफ़र रहा है महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल का आज तक का? मैं 2013 से लेके 2022 तक संगठन में
कर रहा था, उसी वक्त महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल फार्मासिस्ट के लिए पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही थी। तब मुझे ये समझ में आया कि महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल पूरे फार्मासिस्ट सिर्फ ट्रेड में काम करने वाला नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्री में होगा, जो रेगुलेटरी में होगा, जो एकेडमिक में होगा, जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट करके जॉब कर रहा था, ये सब लोगों के लिए काम करने का थॉट तभी के लीडर्स जो श्री सुरेश जी पाटिल, विजय पाटिल, ये सब लोगों ने देखा था, वो उसी हिसाब से काम कर रहे थे। 2022 में मैंने खुद होकर आपा साहब को बोला कि मुझे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, आप अगर चाहोगे तो मुझे इस इलेक्शन में आप एक मौका दे के देखो। 2022 में वो इलेक्शन में लड़ा। महाराष्ट्र से जो 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चुन के आते, उनमें मैं भी एक था। एक साल बाद ये गवर्नमेंट बॉडी, सेमी गवर्नमेंट बॉडी होने के कारण 5 लोग गवर्नमेंट से नॉमिनेट होते, बाकी 3 लोग एक्स ऑफिशियो और एक एमएमसी का एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऐसे मिला के 15 लोगों की बॉडी होती है। एक साल बाद ये बॉडी पूरी हुई और उसके बाद ये 15 लोगों ने और आदरणीय आपा साहब ने मुझे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का लीड रोल लेने की जवाबदारी मुझे दी और मैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट सितंबर 2023 में बना। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद आपके जो भी फार्मेसी काउंसिल में काम हुए वो हमने देखे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम जो है आप हमारे हर एक फार्मासिस्ट तक और बाकी जनता तक भी पहुँचाए। 2023 में जब प्रेसिडेंट बना तो पहले दिन मुझे एक टेंशन था कि मेरे पहले वाले 3 जो प्रेसिडेंट बने हुए थे, उन्होंने एक माइलस्टोन ये काउंसिल के लिए रखा था, फार्मासिस्ट के लोगों के लिए रखा था। ये तीनों के साथ साथ इनकी जैसी उपलब्धियां मुझे भी हासिल करने का एक थॉट मेरे ऊपर था या मेरी जिम्मेवारी थी। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का पहला दिन था, उसी वक्त आपा साहब को मैंने एक बोला था कि मेरा खुद का एक कंसेप्ट है कि आज आशा वर्कर जाके जो वैक्सीनेशन करती है, आज तक महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में अपन एक बात बोलते हैं कि औषध जहाँ फार्मासिस्ट वाह वाह। तो ये जो आशा वर्कर जो कुछ भी वैक्सीनेशन देती है, तो इसके बजाय मेरा फार्मासिस्ट वहाँ पे होना चाहिए। ये मेरे पहले दिन की पहली थीम मैंने आपा साहब के सामने रखी थी और उन्होंने भी ये सराहा था। उस दिन से लेके मैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में काम करना शुरू किया। सितंबर महीना था, इसलिए 25 सितंबर जो कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है, वो आ रहा था। और पहली बार मैं FIP जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मासिस्ट का जो एक सम्मेलन होता है वर्ल्ड में, जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, मैं वहाँ पे सम्मिलित हुआ। सम्मिलित होने के बाद पहली बार पूरे भारतवर्ष का जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है वो मैंने ब्रिस्बेन से लाइव करके मेरे महाराष्ट्र के सब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है इनके लिए WPD से रेप्लिकेट किया। ये WPD उस वक्त वहाँ से हमने सबको शुभकामनाएं दी। उसी वक्त स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस में फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट करने की पहली कंसेप्ट मैंने रखी और वो भी सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड फार्मेसिस्ट सेलिब्रेट होने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज थी कि आज महाराष्ट्र का जो नंबर था रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, वो कुछ मिलियंस में था। तो अपने को ये सब लोगों को एजुकेशन देना चाहिए जो पहले से होके ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल कर रही थी। तो उस काम को मुझे जाके आगे बढ़ाना था और वो काम आगे बढ़ाने के लिए मैंने फिर शुरुआत की। पूरा सिलेबस हम लोगों ने, मेरी जो टीम है, इस टीम में भी बहुत सारे एक्टिव लोग हैं, जैसे कि हमारे नितिन जी मनियार, गणेश बंगड़े, सोनाली पडोड़े, हमारे उपाध्यक्ष धनंजय जोशी, ये सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहते थे। तो ये लोगों ने हमारे ये जो एकेडमिक सेशन था उसका सिलेबस डिजाइन किया और वो डिजाइनिंग के बाद हम नए 16 मॉड्यूल लेके पूरे महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट के सामने हम निकल पड़े। थॉट यही था कि महाराष्ट्र का हर एक सेक्टर का फार्मासिस्ट इसमें इन्वॉल्व हो, इसलिए सभी सेक्टर के फार्मासिस्ट के लिए अलग अलग प्रोग्राम हमने डिजाइन किए। टू स्टार्ट विथ हमने जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट था उसके लिए पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट रिफ्रेशर कोर्स ये शुरू किए।
ये रिफ्रेशर कोर्स में अंदाजन 100 फार्मासिस्ट की बैच लेके हम महाराष्ट्र में चले। लेकिन इस बार हिस्ट्री ऐसा था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने वाला प्रोग्राम हमने एक छोटे से कस्बे में लेने का थॉट लिया, जो बुल्ढाना जिले में हमने एक गांव में टाउन जैसे प्लेस में हमने लिया। लेकिन ये भी हमने किया कि महाराष्ट्र के 6 जगहों पे एक ही बार रिफ्रेशर कोर्स, महाराष्ट्र के मैक्सिमम तालुका तक पहुंचने का हमारा ट्राई, और पूरे महाराष्ट्र के 36 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जाने का काम हमने किया। रिफ्रेशर कोर्स के साथ साथ हमने आगे जाके स्मार्ट पेशेंट काउंसलिंग प्रोग्राम लिया और उसमें आगे बढ़ते हुए वो भी हमने जोन वाइज पूरे 6 जगह पे लेने का प्रयास किया। जो WPD हमने ब्रिज कम्युनिटी के साथ साथ हमको बाकी काम करना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में रजिस्टर फार्मासिस्ट 4 लाख के बियॉन्ड है, लेकिन उसमें से आधी जो पॉपुलेशन है जो महिला फार्मासिस्ट की है, तो ये महिला फार्मासिस्ट इस सब प्रोग्राम्स में कहीं तो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी स्वतः खुद की एनकरेजमेंट उनकी चाहिए। इसलिए हमने मराठी में जो हम बात करते हैं कि उनसे माझी भरारी करके हमने एक प्रोग्राम लिया जिसमें सिर्फ महिला सम्मिलित होती थी, महिला फार्मेसी सम्मिलित होती थी, और जो हमारे स्पीकर थे दोनों महिला फार्मासिस्ट ही थी। महिला फार्मासिस्ट एक जो प्राध्यापक मंजरी गरात मैडम, वो अन्न व औषध इस सब्जेक्ट पे बात करते हुए आगे जाती थी, और एक मोटिवेशनल स्पीकर वसुंधरा जी जक्का, जो एक मोटिवेट जो महिलाओं के अंदर जो दुर्गा इनसाइड दी महिलाज, ये प्रोग्राम लेके हम आगे बढ़े, जिससे हमारा एक सपना था कि महाराष्ट्र के रजिस्टर फार्मासिस्ट जो है वो आगे बढ़े और ये सब प्रोग्राम्स में सम्मिलित हो। महिलाओं के साथ साथ हम लोगों ने फिर आगे बढ़ते हुए हमने टीचर्स जो एकेडमिक पे काम करते हैं फार्मासिस्ट, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करके प्रोग्राम लेके जो ये स्टेट काउंसिल के साथ हमारे एकेडमिक के फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व हो, उस हिसाब से उनको भी हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट लिया और उनको भी ये सब प्रोग्राम में लिया। साथ साथ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए रिफ्रेशर और ये सब कोर्सेज लिए। उसी वक्त मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आज तक आपने इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए कुछ काम नहीं किया। अच्छा। तो उसके लिए मैंने फिर एक बार आपका ही शहर चुना जो सिन्नर, जहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री है और वो फार्मा इंडस्ट्री के फार्मासिस्ट भी एक्टिवली पार्ट करे, इसलिए टॉपिक चुना गया रिवाइज शेड्यूलियम। और उस हिसाब से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हुए मिस्टर साहेबराव सावंके हमारे एक जो रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर है फूड एंड ड्रग के, उन्होंने वो सेशन लिया। मिस्टर हेगड़े सर जो इंडस्ट्री से आते हैं, वो दोनों का सेशन हमने रखा और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए भी हमने काम का शुरू किया। सर आपने जितने काम बताए मैं भी भूल गया, इतने काम आपसे सुनते सुनते। बाकी आपने बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन सर हमने अभी फिलहाल ही सुना है कि आपने ऑफिस का भी MSPC के ऑफिस का काम भी करा है, और इस काम के बारे में थोड़ा बताइए। और जो प्रोग्राम हुआ है जो ऑफिस के ओपनिंग का, जहाँ मैं भी प्रेजेंट था, तो वो वाकई मतलब ऐसा काम पिछले मतलब आप कितना भी बोलो अच्छे लीडर्स थे हमारे पास, सबने काम अच्छी तरह से कराए, लेकिन ये जो प्रोग्राम हुआ था ये नेक्स्ट लेवल था सर। नहीं, एग्जैक्टली नेक्स्ट लेवल था। जैसे मुझे आपको मैंने बताया कि फिजिकल वाले जो कोर्सेज मैंने पूरे महाराष्ट्र में लिए, उसी वक्त मेरा एक थॉट था कि जो फार्मासिस्ट अपने व्यवसाय में अपने काम में बिजी है, तो वो अपना खुद का टाइम लेके कहाँ पे खुद को प्रशिक्षित कर पाएगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो हमारा इंफ्रा था स्टेट काउंसिल का, उसको मैंने बढ़ाया और उस हिसाब से हमने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। उसके ऊपर ये जो प्रोग्राम्स थे ये पूरे ऑनलाइन लाए और उसका भी बहुत अच्छा प्रतिशत मुझे महाराष्ट्र के सभी फार्मासिस्ट से आया। सर आपने अभी जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी है, ये आपने आपके MSPC की वेबसाइट पे इसको लाइव करा हुआ है? एग्जैक्टली मेरा वही थॉट था कि जो फार्मासिस्ट उसके खुद के टाइम से ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, ये कोर्सेस है, ये कंप्लीट कर पाए, ये मेरा थॉट था। और जो नंबर आज महाराष्ट्र में रजिस्टर फार्मासिस्ट का है, तो उनको सबको इन्वॉल्व करते हुए मुझे आगे जाना है। एक दिन में जो अपना फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन जो होता है, तो वो अभी हमको एक
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लाना है, जिसमें हमने हमारा प्लानिंग है कि क्रेडिट पॉइंट सिस्टम लेके जाके और फिर फार्मासिस्ट को रिन्यूअल मिले। ये थॉट से जाके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर अगर आपकी परमिशन चाहे तो कोई भी हमारे सुनने वाले फार्मासिस्ट है वो अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी परमिशन हो तो हम आपके जो कोर्सेस है उनका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोई भी फार्मासिस्ट चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो लिंक पे जाकर के कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है वो कर सकता है, और जिसमें आपकी नॉलेज में बहुत सारा अपडेशन आ जाएगा, डिजिटलाइजेशन में थोड़ा अपडेट हो जाएंगे आप। एग्जैक्टली आपने पहले जो बातें बोली उस हिसाब से आपने बोला कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो अभी नया ऑफिस बना और जो प्रोग्राम हुआ, तो एक ही थॉट था कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो महाराष्ट्र का है वो पूरे इंडिया के लिए कई मेंटरशिप लेके आए। उस हिसाब से हमने स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो ऑफिस है वो ऑफिस के लिए पूरा इंफ्रा रेडी किया। उनको वहाँ पे हमने सेमिनार हॉल, बोर्ड रूम, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ये सब लिए। सर लेकिन मैंने सुना है वहाँ के नाम भी बहुत खास है, वो आप एक बार नाम बता दीजिए। हमने 6 पार्ट में हमने ऑफिस के सब जो एरियाज है वो डिसाइड किए थे। ट्रेनिंग हॉल को हमने अश्विनी कुमार नाम दिया, DIC को हमने अलग नाम दिया। ऐसे 6 नाम लेके हम आए और 6 के 6 पार्ट का एक्टिविटी पूरे फार्मासिस्ट के हित में हो, इस हिसाब से हमने काम शुरू किया। एक नई कल्पना लेके हम आया है कि वहाँ पे हम फार्मासिस्ट के लिए वोट देने का भी काम शुरू किया है। जो फार्मासिस्ट का आज रजिस्ट्रेशन हो गया और वो फिजिकली ऑफिस में आए तो वो उसी वक्त फार्मासिस्ट का वोट ले पाए, इस हिसाब से हमने इंफ्रा डेवलप किया है। जो हमने सेमिनार हॉल बनाया है वो सेमिनार हॉल स्टेट ऑफ आर्ट है, जो वर्ल्ड में कहीं भी हमारा फार्मासिस्ट हो वहाँ से वो लेक्चर देना चाहे और कहीं भी छोटी सी छोटी जगह पे कोई फार्मासिस्ट हो वो सुन पाए, इस हिसाब से हमने इंफ्रा बनवाया है। स्टेट काउंसिल का ऑफिस बनाने का उद्देश्य एक ही है कि महाराष्ट्र के जो तमाम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनको जो महाराष्ट्र में स्टेट काउंसिल में जो कुछ भी एक्टिविटी होते हैं वो उनके तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा थॉट लेके हमने काम किया हुआ है। और जो ओपनिंग का जो प्रोग्राम भी हुआ था उसमें कई सारे हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग आए थे जो भी उनके फील्ड में स्टार्ट। सर जो ओपनिंग का कार्यक्रम हुआ था मुंबई में उसके बारे में कुछ बताइए सर। इतना अच्छा इंफ्रा बनवाने के बाद एक ही थॉट था कि तमाम महाराष्ट्र में जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनको कुछ प्राइड फील हुई है, इसलिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस को ओपनिंग का हमने प्लान करा। उसमें पूरे महाराष्ट्र से हमने 1500 से लेकर 2000 फार्मासिस्ट को इनवाइट किया और जो लोग आए वो तमाम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कई इंडस्ट्री से थे, कई एकेडमिक से थे और कई कम्युनिटी फार्मासिस्ट से भी आए हुए लोग थे। उद्देश्य एक ही था कि उसी दिन हमने एक सेशन रखा था ये तमाम 1500-2000 फार्मासिस्ट के लिए, प्रिपेयरिंग फार्मासिस्ट फॉर टेक्नोलॉजी एज। ओके तो इसका यही मेरा एक थॉट था कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो डिजिटलाइजेशन आ रहा है, वो हमारे फार्मासिस्ट को भी इसका पूरा नॉलेज हो, उस हिसाब से हमने वो एक सेशन रखा था। और ये सब प्रोग्राम में पूरे महाराष्ट्र के जो पदाधिकारी थे उनके साथ साथ ऑल इंडिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मंटू कुमार पटेल वो भी सम्मिलित हुए थे। रेगुलेटरी से लेके मिस्टर गाने, मिस्टर RP चौधरी ये लोग भी थे। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आपा साथ जो प्रेसिडेंट है उनके साथ उनके सेक्रेटरी मिस्टर राजू सिंगल, ट्रेजरर अमित गर्ग, ये लोग भी सम्मिलित हुए थे। इनके साथ साथ ये जो हमारा सेशन था प्रिपेयरिंग फार्मासिस्ट फॉर टेक्नोलॉजी एज, ये देने के लिए मिस्टर राजेंद्र प्रताप गुप्ता सर, जो आज भी गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकिंग में खुद पार्ट लेते हैं, उनको बुलाया गया था। और उद्देश्य यही था कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को एक प्राइड फील हो, जो ऑफिस आज विद टेक्नोलॉजी से लेके सब ऑफिस का जो इंफ्रा बनवाया है उसका फायदा ये फार्मासिस्ट ले पाए। ये थॉट लेके हमने ये सब प्रोग्राम रखा था। कुछ फार्मासिस्ट के वहाँ पे जो हमारे स्टेट काउंसिल के कुछ पिछले पदाधिकारी थे 3 बॉडी के, उनका खुद का सम्मान करना, ये भी थॉट लेके हमने ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया था। और जो डॉक्टर गुप्ता सर आए थे उन्होंने जो सेशन कराया वो मैंने भी सुना था। वहाँ पे डिजिटलाइजेशन के बारे में जो उन्होंने बात करी है वो नेक्स्ट लेवल थी। और जो डिजिटलाइजेशन वो लाना चाहते हैं
वो भी हमारी कंपनी एस विजन लाइफ केयर वो भी डिजिटलाइजेशन में पार्ट लेती है। हम चाहते हैं कि इंडिया की पूरी हेल्थ केयर को हम डिजिटलाइज करें। तो आपका क्या व्यू है सर इस डिजिटलाइजेशन के बारे में, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में डिजिटलाइजेशन को एक निगेटिव पॉइंट की तरफ से भी देखा जा रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ से भी देखा जा रहा है। जिसमें निगेटिव पॉइंट ये है कि ऑनलाइन मेडिसिन वगैरह ये चीज़ें भी होती है इसमें, और जो हमारा फार्मासिस्ट जो अपनी दुकान पे जो काउंसलिंग वगैरह करता है, और इसमें भी डिजिटलाइजेशन कुछ हद तक अच्छी हो चुकी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स वगैरह इस्तेमाल करना स्टार्ट हो रहा है फार्मेसी पे, और इसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व है अच्छी तरह से। हम चाहते कि पूरी हेल्थ केयर सिस्टम को हम डिजिटलाइज करें। तो आप थोड़ा हमें इस डिजिटलाइजेशन के बारे में बताइए कि हेल्थ केयर में क्या हो सकता है इसमें आगे। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक क्षेत्र में बदलाव आता है, तो बदलाव को हर एक जो व्यक्ति होता है उसको आगे जाके उसको ऑप्ट करे। कि आपने देखा होगा कि ये पूरी दुनिया में मोबाइल क्रांति जैसे आई, तो ये मोबाइल क्रांति को लोगों ने, जनरल पब्लिक ने, सोसाइटी के लोगों ने ऑप्ट किया। उसी तरह ये पूरा वर्ल्ड अभी डिजिटलाइजेशन के लिए बढ़ रहा है। और ये डिजिटलाइजेशन का अगर मेजर रोल आपने देखा होगा कि जो टेक्नोलॉजी अपने हेल्थ केयर सेक्टर में आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें डिजिटलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट है, और वो अपने फार्मासिस्ट को इसके बारे में पता चले, इसी हिसाब से हम ये सब इनिशिएटिव ले रहे। डिजिटलाइजेशन का प्रमुख जो उद्देश्य है इसमें आपने देखा होगा कि पूरे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए आपने देखा होगा कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट को जो सॉफ्टवेयर से लेके काम करता है, लेकिन आज एआई जो आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एमएल आ चुका है, मशीन लर्निंग, जो डाटा एनालिटिक्स आ चुका है, ये सब चीजें आ रही है, सिर्फ वर्ड्स नहीं है। तो ये अपने हेल्थ केयर सेक्टर जो है इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, उसमें बहुत सारा बदलाव लेके आ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिवाइसेस आजकल लोग यूज करते एकदम इजीली। आपने एक जर्नी देखा होगा कि अपना जो रिस्ट पे अपन वॉच यूज करते हैं, वो आज तक का अभी वॉच आ रहा है। मैकेनिकल वॉच जो थे, टाइटन से लेके, स्विस से लेके, टाइमवेक्स तक, रैडो से लेके बाकी सब चीजों को यूज किया गया। लेकिन डिजिटलाइजेशन का जो बदलाव है आजकल आप देख रहे हैं, इसमें पहले आपने देखा होगा कि जो हर एक बंदा आजकल एक डिजिटल वॉच जो लेके चल रहा, तो ये सिर्फ टाइमिंग देखने के लिए वॉच नहीं है, आगे बढ़ के जाके आप देखोगे आपकी हेल्थ देखने के लिए भी हेल्थ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आप उससे ले सके। आजकल आपने देखा होगा कि सैमसंग और एप्पल दोनों कंपटीशन में लगे हुए हैं। जो ये वॉच होता है इससे आप ईसीजी निकाल सकते हो, आपका बॉडी टेम्परेचर ले सकते हो, आपके हार्ट बीट्स कितने हैं ये आज मेजर करने की तैयारी आज सब कर रहे हैं। जो ईसीजी आजकल आईफोन का वॉच निकल रहा है, आगे जाके अभी ये टेक्नोलॉजी आई कि 5 लीड ईसीजी जो अपन कहीं जाके ओपीडी में निकालते हैं, वो आगे जाके आपके रिस्ट पे बंधा हुआ जो एप्पल वॉच है वो देगा। तो डिजिटलाइजेशन का मतलब यही था कि कुछ चीजें ऐसे इनोवेटिव आज वर्ल्ड में आ चुकी है, जिसमें आपने देखा होगा कि वॉच से लेके आजकल सैमसंग ने आज एक अपने अंगूठे में डालने वाला एक रिंग लाया है। रिंग आ गई। तो ये रिंग का मतलब यही है कि वो रिंग आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर पाए, आपके बॉडी के एक्टिविटीज को मेजर कर पाए, आपकी जो एक्सरसाइजेस है उसको मॉनिटर कर पाए, और उससे जो आउटकम आएगा उसको वो रिकॉर्ड कर पाए। तो ये सब टेक्नोलॉजी आप देखोगे कि हेल्थ केयर में उसको वियरेबल्स और इनसाइडेबल्स ऐसे नाम है। वियरेबल्स यही है कि जो आप अपने शरीर के ऊपर लेके चल सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि आज की डेट में ईजी जो निकलता था वो न्यूरो फिजिशियन के ओपीडी में निकलता था। आज कुछ ऐसी रिंग आए जो वर्ल्ड में आप आपके सर के ऊपर वो रिंग रख लोगे, आपको 10 मिनट में आपका ईजी निकल आएगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस सिर्फ डिजिटलाइजेशन के वजह से। और इसको अडॉप्ट करना होगा, चाहे वो पेशेंट हो, फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो, आपको डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये डिजिटलाइजेशन जो बदलाव लेके आ रहा है वो बदलाव को सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आगे जाके देखा होगा कि आजकल आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका रिकॉर्ड जो होता है वो डॉक्टर की जो फाइल होती है वही आपका हेल्थ रिकॉर्ड होता है। राइट। तो डिजिटलाइजेशन क्या ला रहा है, तो
तो आपकी जो लेबोरेटरी के रिपोर्ट से आज से लेके 10 साल के 20 साल के वो सब रिकॉर्ड आप डिजिटली आपके साथ रख सकते हो और वही जाके आपके फ्यूचर के जो आपके जो एलिमेंट्स है, जो कोई डिसीज आपको होता है तो उसका असेसमेंट कर पाए। राइट। ये सब अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो उसका हेल्थ रिकॉर्ड अगर मेंटेन रखा जाए या फिर उसको डिजिटलाइज करा जाए तो वो लास्ट तक मतलब उनकी आप ये कह सकते हैं उनकी पूरी हेल्थ केयर की जो जर्नी वो इम्प्रूव हो जाएगी, उनकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है और उनके डेथ तक वो सारा डेटा जो रहेगा इसके ऊपर इसके एनालिसिस पे उनके डेथ तक उस पे ट्रीटमेंट पे वो साथ दे सकता है। राइट फ्रॉम बर्थ ऑफ चाइल्ड। राइट। तो आप जो भी डाटा आप बचपन से लेके जा रहे हो, आपको कोई बचपन में कोई ऐसे सिम्टम्स है जो आपको पूरे आपकी जर्नी में लाइफ जर्नी में कैरी करने पड़े, तो उसका मेजरमेंट और उसका डाटा जो कोई मेंटेन कर पाएगा तो वो डिजिटलाइज वे से आप कर पाओगे और वही आपकी जो आगे के हेल्थ आउटकम्स है, जैसे आप बर्थ से लेके आगे बढ़े और आगे जाने के बाद आपको जब खुद को असेस करना पड़े तो तब ये डिजिटलाइजेशन का इम्पोर्टेंस आपको आगे जाके पता चलेगा। इस डिजिटलाइजेशन के लिए इस विजन लाइफ केयर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है सर, ARX फार्मा प्रो जिसका नाम है। डॉक्टर इसमें IPD और OPD का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो हेल्थ रिकॉर्ड है पेशेंट का वो रख सकते हैं। लेकिन इसके आगे जाकर के जो फार्मेसी में आप अभी आपको पता ही है कि हमारे जो फार्मा कंपनी है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट्स करती है, वो फिजिकली जाकर के डॉक्टर्स को मिलते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स बताते हैं और बाद में वो प्रोडक्ट्स डॉक्टर उसको एनालाइज करके जो भी डिटेल्स है उसके वो फार्मासिस्ट से सुन करके वो डेली लाइफ में उनके या फिर उसके बिजनेस में उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने क्या करा है सर, ये ARX फार्मा प्रो में इसको भी हमने डिजिटलाइज कर दिया है। अगर किसी भी MR को अगर डॉक्टर का कॉल करना है तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऐड लगा देते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, जो डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन लिखते टाइम या फिर उनकी प्रैक्टिस करते टाइम वहाँ पे हेडर पे दिखाई देती है और वहाँ से डॉक्टर भी किसी फार्मा कंपनी के कॉन्टैक्ट में आना चाहे तो वो डिजिटली आ सकते हैं या फिर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हो तो वो भी कॉल कर सकता है डॉक्टर को उनके टाइम के हिसाब से। तो बेसिकली यही हमारा मोटो है कि हम पूरी हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटलाइज करें। पहले तो सचिन जी आपका बहुत सारा अभिनंदन कि आपने ARX फार्मा प्रो जो आप कंपनी लेके आए और जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंसेप्ट जो आज अपने ट्रेड में है उसको आपने पूरा डिजिटलाइज करने की सोच ली है, तो आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। ये सब चीजों में आपने ये थॉट लेके आप आगे बढ़े हो। शायद आज के डेट में जो मैंने सुना है कि यू आर द फर्स्ट कंपनी जो ये सब पूरे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग को आप डिजिटली लेके आगे बढ़ रहे हो। इसमें आप देखोगे कि डॉक्टर से लेके कंपनी का जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इससे लेके सप्लाई चेन में काम करने वाला हर एक बंदा ये आपके प्लेटफॉर्म में जुड़ जाएगा। राइट। और ये जुड़ने से जो टाइम कंस्ट्रेंट जो होता है हर एक बंदे का वो कहीं तो भी कम हो जाएगा। तो आप इस ARX फार्मा प्रो जो आपका ये सॉफ्टवेयर है, मैं सभी फार्मासिस्ट लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप ये ARX फार्मा प्रो का यूज करना शुरू कीजिए, जिसमें आप देखोगे कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर के पास जाके उसको प्रोडक्ट के बारे में या कुछ नया स्टडी मटेरियल जो आएगा उसके बारे में बात करते हैं, तो ये सब आपको डिजिटलाइज लेके जाएगा। और वो डिजिटलाइज लेके जाने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी फार्मासिस्ट को जरूरी होती है वो आपके ये ARX फार्मा प्रो सॉफ्टवेयर के वजह से अपने कम्युनिटी फार्मासिस्ट को बहुत सहजता से उपलब्ध होगी। तो हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने वाले हर एक, जैसे डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, ये सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ARX फार्मा प्रो को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और ये इसको आउट करिए, ये आपसे विनती करता हूँ। हम डिजिटल हेल्थ केयर की बात करते हैं सर, लेकिन अभी जो हमारी जनता है, इंडिया की जो जनता है, तो जो भी अभी नई जो जनरेशन है ये तो इसको काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रही थी। लेकिन डिजिटल के अलावा भी हमारे हेल्थ केयर में अगर आपको मेडिसिन लेनी है, अगर आप बीमार हो तो आपको फिजिकली या फिर डॉक्टर्स के पास जाकर के उसको लेना होता है।
लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। जैसे कि अभी मान के चलो कि आपने कोई स्ट्रिप खरीदा है मार्केट से, तो उसके ऊपर हमने देखा है कि अभी स्ट्रिप का साइज छोटा होता है तो हमें एक छोटे अक्षरों में भी उसकी डिटेल्स वहाँ पे प्रिंट करनी होती। तो जो लेवल होता है इसको पढ़ने की कुछ तकनीकें बताइए हमारे पेशेंट्स को कि वो पढ़ करके सही डोज हो जो डॉक्टर ने उनको दिया है, या फिर उसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में मैंने अभी काफी घरों में अगर मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाऊँ तो फ्रिज के ऊपर पड़ी होती है मेडिसिन, या फिर किसी का इंजेक्शन है, इंसुलिन है, उसको फ्रिज में रखना चाहिए। एक हम अभी एजुकेटेड है तो हमको पता चल जाता है, लेकिन उनको ये चीजें पता नहीं होती है। तो आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि किस तरह से मेडिसिन को हैंडल करा जाए। एक्चुअली सबसे पहली बात यही है कि कम्युनिटी में जो काम करने वाला हमारा फार्मासिस्ट है, इसका ये काम है कि जो कोई भी पेशेंट, जो कोई भी रुग्ण आपके फार्मेसी पे आए तो जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर से, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप और पेशेंट को दे। तो उसमें एक ही चीज है, सबसे पहली बात तो आज के डेट में मैंने देखा हुआ है कि हर एक फार्मासिस्ट पेशेंट को दवाई कैसे लेनी है, कितनी बार लेनी है, इसके बारे में जानकारी देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दवा ये एक केमिकल है, राइट। और आप जब किसी केमिकल को आप लेते हो तो उसका इफेक्ट भी होता है और उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो आज की डेट में दवाइयों के बारे में सोसाइटी में ये बोलना या समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी दवा का इफेक्ट भी आता है पॉजिटिव, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसके बारे में जो मालूमात है, जो जानकारी फार्मासिस्ट के साथ उपलब्ध है, वो उन्होंने पेशेंट के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। उसके साथ साथ आप देखोगे कि जो दवा आप दुकान में से लेके आते हो, वो दवा को भी स्टोर करने का कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है। आपको बोला जाए कि कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि वो टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपको फ्रिज में रखने हैं, राइट। तो फ्रिज में आपके देखोगे कि आपका एक कंपार्टमेंट होता है जिसको डीप फ्रीज बोलते हैं, राइट। दैट इज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको जो दवा का रैपर होता है, वो दवा के रैपर में आपको स्टोरेज कंडीशन के बारे में वहाँ पे लिखा होता है, स्टोर इन अ कूल प्लेस, स्टोर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, स्टोर इन अ रूम टेम्परेचर, राइट। तो ये जो दवा के स्ट्रिप के ऊपर जो लिखा होता है स्टोरेज कंडीशन, ये कंडीशन के बारे में फार्मासिस्ट ने अपने रुग्ण को या पेशेंट को ये जो माहिती है, ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो बोलनी चाहिए। साथ साथ जब कोई पेशेंट दवा घर पे लेके जाता है तो वो दवा की स्टोरेज कंडीशन वहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि दवाई या फ्रिज के ऊपर रखी जाती है, या नहीं तो किसी विंडो के साइड में रखी जाती है। आपको पहले भी मैं बोल चुका कि दवाई मतलब ये केमिकल है, तो ये केमिकल का डिग्रेडेशन प्रोसेस भी होता है। आप देखो कि कई कुछ जगह पे मॉइस्चर होगा तो ये केमिकल का डिग्रेडेशन होगा। आप बहुत ज्यादा सनलाइट में दवा को रखोगे तो उसका डिग्रेडेशन भी होता है। तो आपकी जो स्टोरेज कंडीशन दी है वो इस हिसाब से आप दवा को अपने घर में रखना जरूरी है। जैसे विंडो में रखोगे तो सनलाइट आएगा और सनलाइट से वो दवा डिग्रेड हो जाएगी और जो पोटेंशियल आपको चाहिए वो मिल नहीं पाएगी। आप फ्रिज के ऊपर रखोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जो फ्रिज का ऊपर वाला टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ पे दवा का ऑक्सीडेशन होना बहुत वाजबी होता है और तभी जाके दवा की पोटेंसी खत्म हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने जो दवा का रैपर होता है उसमें स्टोरेज के साथ साथ दवा कैसी लेनी इसके बारे में भी आपको जानकारी रखी है, वो आप अपने पेशेंट तक पहुंचाना चाहिए। दवा लेनी कैसी है इसके साथ साथ आपने दवा के ऊपर देखा होगा कि कुछ रेड स्ट्रिप होती है, कुछ ब्लू स्ट्रिप, ग्रीन स्ट्रिप होती है। कुछ जो रेड स्ट्रिप होती है उसमें लिखा होता है कि बहुत सारी दवाई है टू बी टेकन इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आप देखोगे कि जिसके आप स्ट्रिप में रेड स्ट्रैप होता है, तो उसका मतलब ये है कि वो आप डॉक्टर के सलाह से वो दवा ले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं दवाई के बारे में, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने अपने पेशेंट को उसके काउंसलिंग सेशन में बोलना जरूरी है। ओके।
और हेल्थ केयर में एक मेजर रोल भी है डॉक्टर्स का। आप डॉक्टर्स के लिए क्या कहना चाहोगे, मतलब डिजिटलाइजेशन के बारे में या फिर सोसाइटी के बारे में? ये सब डॉक्टर्स का रोल, मतलब डॉक्टर्स तो अपना रोल बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन आप उनको मतलब क्या फार्मासिस्ट और एक सामान्य नागरिक की तरफ से आप डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखो, डिजिटलाइजेशन जो आया है वो पूरे सोसाइटी के लिए आया हुआ है, तो डॉक्टर्स ये भी उसमें बच्चे नहीं है। डॉक्टर्स का जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पेशेंट मैनेजमेंट है, ये दोनों जगह पे डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। और आजकल आप देखोगे कि मुझे लगता है कि डॉक्टर कम्युनिटी जल्द से जल्द डिजिटलाइज को ऑप्ट करेगी। इसका रीजन एक ही है कि डॉक्टर जब से आता है तो वो जो कोई पेशेंट होता है उसकी हिस्ट्री रखना चाहता है, वो अपने फाइल के अंदर ही वो रखता है। तो आगे जाके जब आप लैब से आने वाले जो रिपोर्ट्स होंगे वो डिजिटल फॉर्म में आएंगे और उसको स्टोर करना, उसका एनालिसिस करना, ये जो काम है ये डिजिटलाइजेशन में आ रहा है। मतलब डाटा एनालिटिक्स की जो बात मैंने आपसे कही, तो ये डाटा एनालिटिक्स वही चीज है कि जिसमें ये सब वर्क उसमें आ जाएगा। ओके सर, आप हमारे यहाँ पे आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, या फिर हमारे फार्मासिस्ट के लिए भी ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपने जो काम करा है सर महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वो भी बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप। और जिस तरह फार्मेसी को अपडेट रखने का काम आप कर रहे हो, हम आगे भी चाहेंगे कि आप ऐसे भी कोई कोर्स लेके आए जो डिजिटलाइजेशन की उसकी नींव हो, और फार्मा के जो स्टोर है उसको भी डिजिटलाइज करा जाए। इसके लिए भी आप कुछ करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए। और आप लोग भी अगर आप चाहते कि हेल्थ केयर में आपको ऐसी जानकारी और मिलती रहे, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए एस विजन लाइफ केयर, जहाँ पे आपको आपकी हेल्थ डिजिटलाइज करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।